Hello student, welcome to Maths Mera Junoon and we are studying sets, relation and function. This is the third lecture. In second lecture we also discussed union and intersection of two sets and difference of two sets. But in this lecture we will again discuss them diagrammatically. यानी इनका हम डायग्राम बनाएंगे और इसके अलावा पहले इनको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, then we will make diagram of them, है ना. So let us see one by one. So firstly we will see the symmetric difference of two sets. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा का यूज करके, ए डेल्टा बी. ए डेल्टा बी का मतलब होता है दोनों के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस. ए डेल्टा बी यानी सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं वन बाय वन. तो अगर हमको इसको निकालना है तो पहले ये दोनों निकालना पड़ेगा. तो चलिए पहले हम निकालते हैं ए माइनस बी. तो ए माइनस बी कहता क्या है, ए माइनस बी कहता क्या है इसको समझो. ए माइनस बी ये कहता है कि वो वैल्यू जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, वो सारे वैल्यू जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है. मतलब अगर ए में बी की कुछ है, बी का कुछ भी ए में है तो पहले उसे निकालो. तो पहले देखो मैं इसे लिखता हूँ ऐसे 1 2 3. मैंने क्या किया है, ए में से बी माइनस किया है. इसका मतलब ये है कि अगर ए में बी का कुछ भी है तो उसे निकाल दो. तो ए में बी का कुछ है क्या, तो आप देखो बी में 3 है ना यहाँ पे, तो 3 को इरेज कर दो. बी में 2 भी है तो 2 को इरेज कर दो. अब ये जो बचा ये ए माइनस बी हो गया. समझ में आया. चलो एक और आपको समझ, अगर कहीं ना कहीं बी माइनस ए लिखा है तो इसका मतलब बी में, इस बी में जो भी ए का है उसे निकाल दो. तो बी में क्या क्या है 4 3 2. बी में है 4 3 2. इसमें ए का क्या है, तो ए में 2 है तो 2 इरेज कर दो, और ए में 3 है तो 3 इरेज कर दो. यानी b माइनस ए क्या हो गया 4. क्लियर है. अब कहीं ना कहीं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है. तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए. तो अगर यूनियन लेते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो बस पहले एक ब्रेस लगाओ और जो जो दिख रहा है सबको लिख दो. बस केयर क्या करना है, रिपीटेशन ना हो, बस यही केयर करना है. तो हो गया. यूनियन का मतलब सबको मिला के बस, है ना. तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया 1,4 ये आ गया. और ये जो निकल के आया है ना, ये क्या है, यही तो है ए डेल्टा बी. यानी ए डेल्टा बी कोई पूछता है तो हम डायरेक्ट 1,4 निकाल देंगे, डायरेक्ट 1,4 निकाल देंगे. एक तो ये तरीका आपने समझ लिया है ना कि किस तरीके से ये वैल्यू निकाला. लेकिन मैं इसको मेथड 2 से निकालता हूँ, दूसरे तरीके से निकालता हूँ. सी इट, है ना. दूसरे तरीके से कैसे निकालता हूँ, जस्ट आई एम इरेजिंग दिस एंड मैं तरीका दूसरा लगाने वाला हूँ और फिर आपको जो आंसर है यही मिलेगा. कहने का मतलब बस ये है. मैं क्या करता हूँ, ए यूनियन बी करता हूँ. ए यूनियन बी का मतलब क्या है, तो ए यूनियन बी कहता है कि भैया जो है सब लिख दो. तो 1 2 3, अच्छा इसमें क्या है 4 3 2 सब लिख दिया. लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसको हटा दो. तो 2 2 बार नहीं लिखोगे, 1 टाइम होगा. 3 2 टाइम, इसे 1 टाइम कर दो, हो गया यूनियन हो गया. यूनियन का मतलब दोनों में जो है, मतलब दोनों की वैल्यू ले लो. यानी जो इसमें हो या इसमें, दोनों की वैल्यू आप ले सकते हो. यानी वो वैल्यू या इसमें हो तो भी लिखोगे और इसमें हो तो भी लिखोगे. और सेट का तो रूल होता है कि भाई 1 टाइम लिखना है. अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, वो वैल्यू जो कि दोनों में हो. तो क्या 1 इसमें है तो इसमें भी है, नहीं तो 1 नहीं होगा. 2 इसमें है, इसमें भी 2 है तो 2 लिख दो. 3 इसमें है, इसमें भी 3 है तो 3 लिख दो, हो गया. एक कंपैरिजन शुरू करो, आपको मिल गया. अब ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी मिल गया. लेकिन आप सोचो कि अगर कहीं ना कहीं ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी हम घटा देते हैं, ठीक है. ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी हम घटा देते हैं. तो घटाने का रूल क्या होता है बताइए, है ना. ए यूनियन बी से ए इंटरसेक्शन बी अगर आप घटाओगे तो कैसे घटाओगे. तो मैंने बताया है कि जो पहले वाला होता है जिसमें से घटाना होता है पहले उसे लिख लो. हमने लिख लिया, ठीक है. आंसर आया था 1,4, हम इधर लिख दे रहे हैं.
ठीक है, हमने लिख दिया। जो ये वाला है इसको मैं लिख देता हूँ। तो इसमें क्या है, ए यूनियन बी 1 2 3 4 हो गया। अब दूसरी चीज़ है ए इंटरसेक्शन बी वाला, इसमें से माइनस कर दो। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 2, तो इसमें से 2 उड़ा दो। फिर क्या है 3, तो इसमें से 3 उड़ा दो। तो क्या आ गया 1,4, ये भी 1,4, ये भी 1,4। तो इससे क्या हमने सीखा कि यार ए, इससे हमने ये सीखा कि ये जो सेट है ना, ये जो डिफरेंस है सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इससे दो चीज़ें हुई, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें बार बार निकालना मैंने सिखा दिया। और दूसरा, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, जनरली आई रिमेंबर दिस, है ना, ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हो। ये तब आपको समझ में आने लगेगा जब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप सीखोगे, तभी आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हम पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके। यूनिवर्सल सेट किससे बना है, यूनिवर्स से। तो भाई आप तो ऐसा समझ सकते हो, अगर जनरल तौर पे बात कही जाए तो यूनिवर्स में जितने सेट एग्जिस्ट करते हैं सारे सेट का कॉम्बिनेशन यूनिवर्सल सेट है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप जितने सेट सोच सकते हो सारे यूनिवर्सल सेट में आते हैं, ठीक है ना, आप ऐसे समझ सकते हो। लेकिन यार एक सवाल हम लगाने जा रहे हैं, उसमें यूनिवर्सल सेट की बात हम जब करते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं जब कोई क्वेश्चन दिया हो तो क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दिए रहते हैं। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन मान ले बड़ी सी स्टोरी लिखी है, उसमें ये 4 तरह के सेट दिए हुए हैं। तो अगर कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन के बारे में यूनिवर्सल सेट समझना है तो इन सारे सेट को मिला दो तो हो गया यूनिवर्सल सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें ये सब हो उस क्वेश्चन के लिए। जनरल तौर पे आप जितने तरीके का सेट डिस्कस करने जा रहे हो, मतलब आप यहाँ पे जितने तरीके का सेट डिस्कस करोगे सारा का सारा सेट यूनिवर्सल सेट में आता है। बस सीधी बात, सारा का सारा सेट यूनिवर्सल, उससे बाहर नहीं आएगा। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ और कहीं ना कहीं मैंने 90 सेट्स डिस्कस करे, 90 टाइप के सेट डिस्कस करे या कैसे भी सेट डिस्कस करे, उस सारे के सारे सेट यूनिवर्सल सेट में आते हैं। उस तरह अगर मैं एक क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 4-5 तरह के सेट दिए हैं। उस जितने कंसेप्ट के कंसेप्ट उसमें पड़े हुए हैं, जितने तरह की सेट की बात उस क्वेश्चन में बोल रहा है, सारे सेट को मिला के और जो एक सेट सोचोगे वो सेट यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे कहने का मतलब, अच्छा इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो क्वेश्चन में इतने तरह के सेट दिए हुए थे, क्वेश्चन दिया था उसमें बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारे सेट लिखे हुए थे, तो 5 जो है इसमें कहीं ना कहीं ये सबका यूनियन हुआ है। तो इसमें सब एलिमेंट के रूप में इंक्लूडेड है, सारे के सारे एलिमेंट, ये यूनियन है, ये यूनियन है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट में सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जितने सेट्स बन सकते हैं सारे सेट को मिला के एक बनता है यूनिवर्सल सेट, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान रहे हैं कि मैं कहीं ऐसे इस बॉक्स को यूनिवर्सल सेट मानता हूँ, ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर मान रहे हैं कि ये ए है, ये बी का एरिया है, ये सी का एरिया है, तो ये डी का एरिया है, ये सब एरिया मिला के यूनिवर्सल सेट। तो ये सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, सेट डी है, तो ये चारों के चारों सेट इसमें हैं। ठीक है, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट से आप समझ गए कि क्वेश्चन में जितने प्रकार के सेट्स हो सकते हैं सारे सेट्स के कॉम्बिनेशन को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। दूसरा चीज़, यूनिवर्सल सेट हम समझ रहे थे, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स में जितने तरीके के सेट एग्जिस्ट करते हैं सबको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे कि इस सवाल में देखो ये 4 तरह के सेट हैं, तो फॉर अ गिवन क्वेश्चन अगर ये 4 सेट हैं तो इस सवाल का जब भी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो ये सारे सेट को एक जगह हम ले लेंगे। तो सारे सेट का जो भी मैनिपुलेशन या जो भी हो, ये सेट ए है, बी है, सी है, डी है, तो इस क्वेश्चन में ये 4 तरह के सेट हैं और 4 सेट मिलके इस यूनिवर्सल सेट को बना रहे हैं। यूनियन का मतलब क्या हुआ, तो इन चारों का यूनियन लेना है, इन चारों की वैल्यू इसमें लिख दिया और जो कॉमन है उसे हटा दिया, यूनियन हो गया। अब यूनियन जैसे कि ए यूनियन बी अगर लिखना है तो ए यूनियन बी कैसे होगा, 1 2 3 5 2 4 9। अब इसमें क्या है, कॉमन कुछ नहीं रहना चाहिए, तो ये 2 हटा दिया। और क्या कॉमन दिख रहा है, 2 एक बार हो गया, है ना, तो 1 3 5 2 4 9। ठीक है, दैट्स फाइन। तो ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन बी मतलब वो वैल्यू जो इसमें हो या इसमें हो उन सारी वैल्यूज को लिखना है, वो यूनियन हो गया। बी यूनियन सी क्या होगा, तो बी यूनियन सी आप लिख सकते हो। बी में क्या है, तो बी में 2 4 9 5 1 2 वी।
अब यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 कॉमन है तो 2 को हटा दो, ठीक है, ठीक है। तो बस और सब हो गया, ये यूनियन हो गया। यूनियन निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया यूनियन। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। यूनिवर्सल सेट सारे सेट का कम्बिनेशन है ना। और ये सेट मिल के जितनी हरकतें कर सकते हैं, सारे हरकतों का जो कम्बिनेशन बनता है, मतलब जितने तरह का नया सेट क्रिएट कर सकते हैं ये मिल के, वो सब सेट का जो कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन को जो कंटेंट करता है सेट, उस सेट को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, बात समझ में आए। उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। क्लियर है। यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट है जिसमें सारे तरीके के सेट आते हैं। ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हो, है ना। तो आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा। लेकिन इस सेट को समझने के लिए ज़रूरी क्या था, क्यों समझना था, क्योंकि हमें समझना था कंप्लीमेंट्री सेट्स। यहाँ पे देखो, जो कंप्लीमेंट्री सेट की बात करेंगे, ये जो कंप्लीमेंट्री सेट होता है, इट इज़ डिनोटेड बाई ए सी या ए डैश, ऐसे डिनोट करते हैं कंप्लीमेंट्री सेट को। और कंप्लीमेंट्री सेट का मतलब क्या होता है, ये बात अगर आपको समझनी है तो आप ऐसे समझो कि जैसे कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट में हमने कोई एक सिंपल सा सेट ए लिया। क्या लिया? ए सेट लिया। तो कहीं ना कहीं ये ए है, इसके अंदर वाला ए है ना। और ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में ए को निकाल के बाहर कर दो तो जो बचा वो ए का कम्प्लीमेंट्री हुआ। चलो ए का जो कम्प्लीमेंट्री है उसे हम शेड कर देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये जो हम शेडिंग कर रहे हैं, जो शेड दे रहे हैं, ये शेड में जो पोर्शन आ रहा है वो क्या है? वो ए में नहीं आता, वो ए के बाहर का है। तो ए के बाहर का जो पोर्शन उसे हमने शेड कर दिया। और ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है इसी को ए कम्प्लीमेंट्री कहेंगे या ए डैश, है ना, ए डैश भी लिखते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको शेड करके भी दिखा दिया। या आप ऐसे समझो कि कहीं ना कहीं जैसे मैंने यूनिवर्सल सेट डिसाइड करा कि यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, है ना। सपोज फॉर अ गिवन क्वेश्चन मैं यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ 1 2 3 4 5। ये क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में अगर मान लें सेट ए क्या है, सेट ए 1 2 5, सेट ए क्या है 1 2 5। तो फिर कहीं ना कहीं ए डैश क्या होगा? 1 2 5 को हटा दो, 1 2 5 हट गया तो फिर 3 हुआ, 4 हुआ और 5 हट चुका है, फिर 6 हुआ और फिर इन्फिनाइट तक चला जाएगा। बस 1 2 5 इसमें नहीं होगा। तो यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो, उसमें से अगर आपको ए डैश निकालना है, इसका मतलब जो ए वाली वैल्यू है यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से हटा दो, तो हो गया ए डैश। उसको बेटर तरीके से इस फिगर से आप समझ सकते हो कि अगर कहीं ना कहीं ए कोई सेट है और ये टोटल यूनिवर्सल सेट है, तो ए डैश, अगर हमें ए डैश निकालना है तो आपको क्या करना है, ए को छोड़ के सब लिख दो, वो सारा क्या हो जाएगा? आपका ए डैश। जैसे यहाँ पे बी बना है, सी बना है, डी बना है, कई सारा बना है, लेकिन मैंने ऐसे यहाँ बनाया है रीजन, बनाया है कि नहीं? एक रीजन बनाया है। अब इसी में क्या दिया जाएगा कि आप क्या निकालो? बी कम्प्लीमेंट्री निकालो। तो हमें यार कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट दिख रहा है, इसमें बी कम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो जो बी है उसको छोड़ दो और सारे को क्या कर दो? शेड कर दो। और सारी वैल्यू को जब आप शेड करते हो तो जो वैल्यू अब निकल के आ रहा है, ये कंप्लीट अदर ए सी डी ऑल, ए बिकम्स बी डैश। बी डैश कहोगे या बी कम्प्लीमेंट्री, बी डैश या बी सी, ऐसे आप लिखोगे। दोनों को हम क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री, है ना। तो बी का कम्प्लीमेंट्री हो गया। यानी बी का कम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब यूनिवर्सल में से उस वैल्यू को घटा दोगे तो उसका कम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब लैंग्वेज को समझते हैं। ये ए कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ए कम्प्लीमेंट्री होता है, ये वो एलिमेंट है, ये वो एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में तो है, मतलब ये वो एलिमेंट है जो यूनिवर्सल में है। मतलब देखो, ये एलिमेंट सारे यूनिवर्सल में है कि नहीं, बट ये ए में नहीं है। एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए में नहीं है। यानी केवल ये उन एक्स के बारे में बात कर रहा है, उन एक्स के बारे में बात कर रहा है जो यूनिवर्सल में तो हैं। तो देखो, यूनिवर्सल में ये सारे हैं बट ए में नहीं है।
ए में नहीं है। तो आप देखो शेड किए हैं तो सारे पोर्शन को शेड किए हैं, बस ए वाला पोर्शन हम शेड नहीं किए हैं, क्योंकि ए वाला पोर्शन जब ही मैं ए डैश लिख दिया इसका मतलब ए वाला पोर्शन हट गया। उसके बाद से जो पोर्शन यूनिवर्सल में बच रहा है उसी पोर्शन को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री सेट। बात समझ में आ गई? तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई कि कम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, और ये लैंग्वेज भी समझ में आ गया होगा। इसका मतलब x क्या है, अगर a का एलिमेंट x है तो a डैश का एलिमेंट अगर x है, a डैश का पार्ट x है, तो x वो वैल्यू है जो कि यूनिवर्सल सेट में तो है, लेकिन a में नहीं है। किस में नहीं है? a में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब a डैश या a कम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि a को छोड़ के सारी वो वैल्यूज जो यूनिवर्सल सेट में है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट हमें समझना है। अब कम्प्लीमेंट्री सेट हम समझ चुके, यूनिवर्सल सेट भी हम समझ चुके, डिसजॉइंट सेट समझना है तो कैसे समझेंगे? ये जो लैंग्वेज है क्या कह रहा है, तो ये आप जानते हो ये क्या है, ये एक एम्प्टी सेट है। क्या है? एम्प्टी सेट। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ये दो बातें आप जानते हो। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या करते हैं। इंटरसेक्शन वाली बात है तो हम इंटरसेक्शन लेना शुरू करते हैं। यहाँ A इंटरसेक्शन B लेंगे तो क्या आएगा? A में 1, B में मतलब दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं है। 2 कॉमन है नहीं, 3 कॉमन है, हाँ तो 3 लिख दो। B इंटरसेक्शन C करके देखते हैं। B C में कॉमन है नहीं, ये भी कॉमन नहीं, ये भी कॉमन नहीं। यार B इंटरसेक्शन C में कोई कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है तो ये तो बस खाली खाली रहेगा। फिर C इंटरसेक्शन D में देखते हैं। C इंटरसेक्शन D में क्या कुछ कॉमन है? नहीं, तो ये भी खाली रहेगा। यानी तीनों के तीनों चीज़ में कोई कॉमन नहीं है, केवल पहले वाले में कॉमन है। ठीक है ना? तो आप देखो B C का इंटरसेक्शन लिए तो कुछ नहीं मिला, C D का इंटरसेक्शन लिए तो कुछ नहीं मिला, नहीं मिला ना। अब देखो B और C का इंटरसेक्शन लिए तो हम ऐसे लिख रहे हैं कि नहीं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। C D का इंटरसेक्शन लिए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ मिला ही नहीं। तो आप देखो B और C का इंटरसेक्शन लेने पे अगर फाई आया है, C और D का इंटरसेक्शन लेने पे फाई आया है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि B एंड C आर डिसजॉइंट। B एंड C आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, C और D का अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो फाई आ रहा है, इसका मतलब C एंड D आर डिसजॉइंट। C एंड D आर डिसजॉइंट सेट। तो C और D क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट है। तो आपको समझ में आने लगा होगा इसको देख के कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट वो होता है कि वो सेट्स जिनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, है ना। दोज टू सेट्स in which no element is common। ये वो दो सेट्स हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम करने वाले हैं। तो इसका बेसिक लॉजिक क्या होता है ये पहले आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मान लें हमारे पास दो सेट्स हैं, ठीक है। इन दोनों सेट में देखो, ये जो दो सेट्स हैं इन सेट के एलिमेंट्स एक जगह लिख रहे हैं, 1 और 7 9, ऐसा हम लिख रहे हैं। ऐसा लिखने के बाद ये देखो कि इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको एक जगह ले लो, ठीक है। ये सेट कौन सा है? सेट ए है, ए है कि नहीं। और इसमें क्या है, 4 2 5 7 9, 4 2 5 7 9, इसमें ये सेट हो गया। ये कौन सा सेट है? ये सेट बी है, ठीक है ना। तो आप देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये तो आप यहाँ से समझ ले रहे हो ना। लेकिन मैंने इन नंबर्स को लिखा, और नंबर्स को लिखने के बाद वो सेट को मैंने क्या कर दिया, घेर दिया। घेरने से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ये जो सेट है ना, ये इन दोनों ए और बी में कॉमन है। इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं? तो मैं इसको फिर से करता हूँ। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ 2 5 4 देखो, तो 2 5 4 ये दोनों में है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है वो क्या दिखा रहा है? कॉमन पोर्शन दिखा रहा है।
या कॉमन एलिमेंट को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कॉमन एलिमेंट्स को दिखा रहा है कि नहीं बताओ? ये कॉमन एलिमेंट्स को दिखा रहा है। और 7 9 क्या है? तो 7 9 वो एलिमेंट्स है जो केवल बी में है ना। दिस आर ओनली इन बी, ओनली इन बी। ठीक है, इसमें जो बाहर वाला पोर्शन इसमें जो पड़ रहा है ये क्या है? ओनली इन ए, केवल ए में है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कहीं न कहीं अगर दो सेट हैं तो उसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर मान लें एक सेट ए है, ऐसा है, एक सेट बी है, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया। अब आप बताओ ये सेट एक दूसरे से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये सेट एक दूसरे से नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग है और इसमें कुछ भी कॉमन है? नथिंग, नथिंग कॉमन। नथिंग कॉमन है तो इस ए और बी सेट को एक नाम भी देते हैं। दीज टू सेट्स आर, इन दोनों सेट को क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? इस कंडीशन में इन दोनों सेट को डिसजॉइंट सेट कहेंगे। इन दोनों गोला अलग अलग हैं, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट है। और दोनों एक दूसरे में हाथ डाले हैं तो ये क्या हो गया? इसमें इंटरसेक्शन में कुछ न कुछ वैल्यू आ रही है, यानी कोई न कोई वैल्यू इसमें कॉमन है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब इसका हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी। अब देखो डायग्रामेटिक हम कहीं न कहीं यूनियन एंड इंटरसेक्शन को देख रहे हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन को देख रहे हैं। आप यहाँ यूनियन और इंटरसेक्शन को डायग्रामेटिक तौर पे देखोगे तो पहले हम देखते हैं यूनियन। ये जो डायग्राम बनाया है उसमें यूनियन क्या होता है? यूनियन मतलब अब मैं यूनियन वाले पोर्शन को शेड कर रहा हूँ तो यूनियन वाला पोर्शन कौन सा है? ए और बी का यूनियन हो रहा है। अच्छा, यूनियन किसका हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ए और बी का यूनियन हो रहा है तो ए और बी का यूनियन हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ए और बी में जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे आ गए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं यही दो ए और बी है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी अगर करना है तो मैं शेड करूं तो ये ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, तो आपको ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी समझ में आ गया होगा। ये जो पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की बात हमने कर लिया कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। इन दोनों के बीच ये शेडेड रीजन है वो ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर मान लें दो सेट्स हैं ए और बी, ए और बी का डिफरेंस मालूम करना है, यानी ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी निकालने का मतलब क्या है कि ये जो ए है ना, ए पूरा, इस ए में जो भी बी वाला है उसे निकाल दो। ए में जो भी बी वाला है वो निकाल देंगे तो आप देखो क्या बचेगा? केवल ए वाला बचेगा। यानी बी इधर है उससे नहीं मतलब है, अगर बी कुछ ए में भी है तो उसको भी निकाल दो, वही ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब अगर ए में कुछ बी है तो उसे माइनस करो, उसे बाहर करो। उसी तरह अगर कहीं ना कहीं इसी तरह से सिंपल यहाँ पे नोटेशन ये भी बनेगा कि अगर मान रहे हैं कि ये जो चीज़ दी हुई है ए और बी, इससे बोला गया है कि b माइनस ए कैसे करेंगे? b माइनस ए, तो b माइनस ए कैसे करेंगे? तो आप कहने का मतलब कि b में अगर कोई a का पोर्शन आ रहा है तो उसे निकाल दो। तो b में a का पोर्शन जो आ रहा है उसे निकाल दिए और जो बचा उसे शेड कर दिए। तो ये पोर्शन a का भी है, ये वाला a का भी है, ये b में आ रहा है तो इसको हमने बाहर कर दिया और जो पोर्शन बचा उसे हमने शेड कर लिया। तो ये क्या शो कर रहा है? b माइनस ए। ये क्या शो कर रहा है? a माइनस बी। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छा एक और चीज़, इसको एक और बात कह सकते हो, ये जो शेडेड पोर्शन है इसको ओनली a कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ओनली a। यहाँ पे ये जो शेडेड पोर्शन है इसको क्या कह सकते हो? ओनली b। आप ऐसे भी समझ सकते हो इस बात को, है ना। अब कहीं ना कहीं ये कहता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आपको समझ में आ गया कि भाई माइनस करना है तो कैसे माइनस करेंगे। लेकिन ये है कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है ना। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट समझ में आ गया तो सिमेट्रिक डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया। सिमेट्रिक डिफरेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है?
तो इसे हम ए डेल्टा बी से करते हैं और ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है ना, यही तो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यार सिमेट्रिक डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो आप देखो, हम फिर से एक बॉक्स बना लेते हैं। और किसके लिए बना रहे हैं ये बॉक्स? सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए। ये जो है ये है b माइनस ए, ये है b माइनस ए और ये है a माइनस बी, हमने लिख दिया और एक बॉक्स बनाया हमने। अब इसमें कह रहा है कि भाई a माइनस बी, जैसे कि मान लें हमारे पास a है और b है, ये a है और ये b है। a माइनस बी कह रहा है a माइनस बी लेके आओ पहले, तो a माइनस बी ओनली a है, यानी केवल a वाला पोर्शन, तो हमने a माइनस बी यहाँ शेड कर दिया। फिर कह रहा है कि चलो a माइनस बी तुमने शेड कर दिया, अब क्या लाना है? तो अब तुम लेके आओ b माइनस ए, तो b माइनस ए ये हो गया, b ये क्या है? b माइनस ए, तो b माइनस ए मैंने इसमें शेड कर दिया। और दोनों का यूनियन मतलब कि दोनों के दोनों चलेंगे। यूनियन होने का मतलब ये दोनों के दोनों एक साथ रख लो, दोनों के दोनों एक साथ हो गए। ये हो गया a डेल्टा b, या इसे कह सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b की स्पेशलिटी देखो। आप तो ये समझे कि इन दोनों की हेल्प से हमने ये कैसे निकाला, ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हम समझते हैं डायग्राम से ही। लेट अस सी। इसी बात को समझने के लिए फिर हम बनाया। हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं कि इसको अगर हम पूरा शेड कर देते हैं, तो आपको मैं बताया ये क्या होता है। तो कंप्लीट शेड करने पे सर ये होता है A यूनियन B। ठीक है भाई, A यूनियन B हमने बना दिया। अब A यूनियन B में से मैं एक काम करने वाला हूँ, ये पोर्शन निकाल रहा हूँ, ये पोर्शन निकाल रहा हूँ। तो ये पोर्शन निकाल रहा हूँ, तो आप पहले क्वेश्चन पूछोगे सर ये पोर्शन होता क्या है? तो इसको कहते हैं A इंटरसेक्शन B, कहते हैं कि नहीं? ये जो अंदर वाली चीज़ होती है इसको हम क्या कहते हैं? A इंटरसेक्शन B। मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, इसे इरेज कर दिया। इसका मतलब आपने A इंटरसेक्शन B को क्या कर दिया? अनसेट कर दिया, A इंटरसेक्शन B वाले पोर्शन को हटा दिया। तो इसमें से अगर A इंटरसेक्शन B वाले पोर्शन को मैं हटाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? A इंटरसेक्शन B को A यूनियन B में से माइनस करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको ये जो फिगर अभी मिला है, ये यही तो फिगर है। इसमें देखो बीच में खाली है और दोनों शेडेड है, दोनों शेडेड है, बीच में खाली है। लेकिन यार ऐसा फिगर जो है इसको तो हम A डेल्टा B कहते हैं, यानी A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। तो A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये भी ऐसा ही फिगर है और ये भी ऐसा ही फिगर है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। तो ये भी A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस हुआ। इसका मतलब A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस दो तरीके से लिख सकते हैं, जो मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ। A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस हम दो तरीके से लिख सकते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तरीका ये हो गया और एक तरीका ये। फिगर से आपको ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, है ना? यहाँ पे देख लो, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। अगर इन दोनों में कॉमन नहीं है कुछ, अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों सेट को हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि कहीं ना कहीं दो सेट हो सकते हैं। इफ़ देयर आर टू सेट, है ना, वो डिसजॉइंट भी हो सकते हैं। अगर डिसजॉइंट हो गए इसका मतलब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, और जॉइंट हो गए तो इन दोनों में कॉमन होगा। तो अगर दो सेट हैं, तो आप जब भी दो सेट दिया हो तो आप दो तरीके से सोचो। या तो ये ऐसे हो सकते हैं, मतलब देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन देम, या तो ये दोनों सेट ऐसे हो सकते हैं, मतलब दोनों सेट में कुछ भी कॉमन ना हो। ये दोनों केसेस हो सकते हैं, जस्ट यू हैव टू माइंड इट। जब भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसी पे क्वेश्चन दिया रहता है, तो जनरल कंडीशन पूछा जाएगा तो आप ये लोगे, तो आप जल्द इस बात को कंसिडर करना, है ना। व्हेन यू गेट गुड क्वेश्चन मतलब कुछ नहीं, कंसेप्ट है बस। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है कि जॉइंट सेट है, जनरल कंडीशन है कि अगर दो सेट हैं तो उसमें कॉमन भी हो सकते हैं, है ना। और उसका एक पार्ट ये भी है कि कॉमन नहीं भी हो सकते हैं। तो दोनों बात का ध्यान रहना जरूरी है ना। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल तो हजारों बन जाएंगे इस पे। सेट्स के कुछ ऑपरेशन है, आपको जानना ज़रूरी है ना। और कहीं ना कहीं ये काम आता है क्या कि अगर A यूनियन B लिखा है और B यूनियन A लिखा है तो दोनों एक ही चीज़ है,
कहने क्या मतलब, अगर A है 1 2 5 और B है 2 3, ऐसा है, तो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B का मतलब क्या है? 1 2 5 2 3 पूरा एक में आ गया। इसमें जो कॉमन है उसे इरेज कर दो, तो 2 कॉमन है ना, इरेज कर दिया, हो गया A यूनियन B। मैं पूछूंगा B यूनियन A क्या होगा, तो यार B यूनियन A क्या होगा, तो फिर यही चीज़ लिखोगे 1 2 5 2 3, ये नहीं लिखोगे। अब फिर इसमें जो कॉमन है उसको इरेज कर दो। पॉइंट क्या है इसमें? पॉइंट वाली बात ये है कि दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है, तो दोनों के दोनों सेम है, यानी यूनियन लो। यूनियन लेते समय A से B का लो या B से A का लो, आंसर तो एक ही आएगा। या लॉजिक भी यही कहता है कि आंसर तो एक ही आना चाहिए। अब इंटरसेक्शन, मान ले मैंने A इंटरसेक्शन B लिखा, A इंटरसेक्शन B लिखा, मैंने लिखा A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B लिखा, तो हम ये देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 2। लेकिन अगर मैं B इंटरसेक्शन A लिखूंगा तो भी तो दोनों में कॉमन ही पूछेगा ना भाई, तो भी तो 2 ही आंसर आएगा ना भाई। अगर मैं B इंटरसेक्शन A आपसे पूछूंगा तो कहोगे भाई इसमें से कॉमन है वो बताओ, तो केवल 2 है। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब भी 2 और B इंटरसेक्शन A का मतलब भी वही, तो ये कहीं ना कहीं दोनों बातें एक ही चीज़ हुई, यानी कहीं ना कहीं इसका इससे करो या इससे इसका करो एक ही बात हुई, है ना। इंटरसेक्शन और यूनियन वाली बात सेम होती है, यानी यूनियन कम्यूटेटिव होता है, ठीक है ना, यूनियन कम्यूटेटिव होता है। यानी कहने का मतलब अभी कभी सवाल में अगर आपके सामने दिया है P यूनियन B, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं फटाफट उसे समझ जाओ कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसे B यूनियन P भी लिख सकते हो, ये समझने वाली बात है। अगर कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़े, इसको ज़रूरत पड़े सवाल में मैनिपुलेशन की, तो इसे B यूनियन P भी लिख सकते हो आप, है ना। इसीलिए कम्यूटेटिव मतलब कम्यूटेटिव रिलेशन का मतलब ही बस इतना हुआ कि आप A से B का यूनियन करो या B से A का यूनियन करो, एक ही बात रहेगी, ठीक है। 1 मिनट के लिए कम्यूटेटिव रिलेशन अगर आपके लिए नया लग रहा हो तो मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, आप बेहतर समझ जाओगे। अगर 4 को 5 में जोड़ें तो 9 आएगा, और 5 को 4 में जोड़ें तो 9 आएगा, दोनों केस में 9 आ रहा है। यानी कहने का मतलब अगर 2 वैल्यू का प्लस कर रहे हो, है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसका मतलब ये जो प्लस वाला ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यही मैं करूँ 4 - 5 -1 और 5 - 4 1, हुआ कि नहीं, अलग अलग वैल्यू आ रही है कि नहीं। 4 में से 5 घटा रहे हो तो अलग वैल्यू आ रही है, 5 में से 4 घटा रहे हो तो अलग वैल्यू आ रही है। यानी A - B इज़ नॉट इक्वल टू B - A, यानी A में से B घटाओगे और B में से A घटाओगे तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, यानी ये कम्यूटेटिव रिलेशन नहीं हुआ, लेकिन ये कम्यूटेटिव रिलेशन हुआ। बात समझ में आ गई, है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्लस के साथ जो ऑपरेशन होते हैं उनके साथ ये रिलेशन बनते हैं। तो यहाँ पे प्लस वाला जो ऑपरेशन है उसमें ये रिलेशन फिट बैठ रहा है, लेकिन माइनस वाले में फिट नहीं बैठ रहा है। तो कम्यूटेटिव रिलेशन हर जगह नहीं फिट बैठता है, लेकिन जहाँ जहाँ फिट बैठता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में हमने जो अभी सॉल्व करा उसमें ये रिलेशन फिट बैठ रहा है। तो आपको जानना चाहिए कि कम्यूटेटिव रिलेशन जो होता है वो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में लागू होता है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि क्या A - B, ये सेट वाली बात कर रहा हूँ, B - A होगा, अगर होगा तो कम्यूटेटिव रिलेशन लागू होगा। तो A - B क्या होगा, तो मैंने कहा यार ओनली A, मतलब B वाला कुछ भी नहीं हो तो 1 होगा। B - A यानी ओनली B, तो B में जो है मतलब A वाला कुछ भी इसमें ना हो, तो 2 है, इसको हटाओ तो क्या बचेगा 4। तो आप बताओ A - B और B - A दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये रिलेशन कम्यूटेटिव रिलेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव रिलेशन में जो आएगा वो हम तो पढ़ ही चुके हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन है ना। लेट्स गो फर्दर। यहाँ आप ये देखो, ये जो यूनियन का रिलेशन है, ये जो यूनियन का रिलेशन है ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होने का मतलब कि पहले 2 वैल्यू का यूनियन ले और फिर जो आए उससे तीसरे का यूनियन ले। इसका मतलब पहले इन 2 वैल्यू का यूनियन ले ले, फिर इससे तीसरे का यूनियन ले, तो इसे हम एसोसिएटिव रिलेशन कहते हैं। इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती, है ना। जैसे A = मैंने लिखा 1,
1 2, बी इक्वल टू लिखा हमने 2 3 और सी इक्वल टू लिखा हमने 3 4। ठीक है, तो आप पहले ए यूनियन बी ले लो, तो ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3, 1 2 3 जो है पूरा लिख दिया। अब फिर ए यूनियन बी में, ठीक है, यूनियन सी ले लो, तो इसका मतलब मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें छूट जाती हैं तो फिर नहीं होता। ए यूनियन बी जो भी है उसमें सी को जोड़ लो, तो 1 2 है ही, 3 इसमें भी है और 4, तो 1 2 3 4। भाई जितने एलिमेंट दिख रहे हैं दोनों में मिला के बस उसे लिख दो, है ना, बस कॉमन नहीं आना चाहिए। उसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं आप ऐसे मत शुरू करो, आप दूसरे तरीके से शुरू करो, पहले बी यूनियन सी लो, तो भाई हमने बी यूनियन सी ले लिया, लो बी यूनियन सी में तो क्या है 2 3 4, 2 3 4। फिर आप कहोगे चलो बी यूनियन सी तुमने ले लिया, बी यूनियन सी तुमने ले लिया, अब इससे क्या करो ए के साथ यूनियन करो। ठीक है, तो ए के साथ बी यूनियन सी लेंगे तो ए में क्या है 1 2 और इसमें क्या है 2 3 4, तो इसमें क्या लिखेंगे 1 2 3 4। तो दोनों केस में सेम आंसर आया कि नहीं, तो दोनों ऑपरेशन पे आंसर सेम आया, यानी कहीं ना कहीं एसोसिएटिव रिलेशन भी इसमें लागू होता है ना, तो कहीं ना कहीं ये एसोसिएटिव रिलेशन इसमें लागू होता है, आपको जानना चाहिए, है ना। ये चीज़ आपको जनरली देखने को मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका जनरल तौर पे आपको यूज मिल जाएगा। ये कैसे बनता है ये समझ लो बस, है ना। मैंने लिखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ अलग हो यहाँ अलग है, ये जो ए यूनियन है ना दोनों के साथ जाके मिलेगा, है ना। देखो इसको कैसे लिखते हैं मैं बस बता देता हूँ समझने के लिए, बी इंटरसेक्शन सी, जस्ट आई मेड अ गैप, बी सी लिख दिया हमने, इनके बीच कौन सा साइन है इंटरसेक्शन का, ये याद रखो, है ना। अब ए यूनियन दोनों के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो ए यूनियन बी ए यूनियन सी, समझ में आया। ठीक है, उस तरह अगर आपके सामने दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, आप देख रहे हो कि अंदर अलग है बाहर वाले से, तो क्या है बी ले लो और सी ले लो पहले, है ना, और फिर क्या है इन दोनों के बीच क्या है यूनियन, तो यूनियन लिख दो, लिख दिया आपने, और फिर कहीं के दोनों के लिए ब्रैकेट बना दो। अब क्या करना है ए इंटरसेक्शन दोनों को ले जाकर दे दो। जनरली यहाँ पे लोग गड़बड़ होने लगते हैं इसलिए मैंने बताया ऐसे, तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से ये फॉर्म हुआ है। और ये रिलेशन, है ना, अगर कहीं ना कहीं आपको ये रिलेशन दिया है निकालने के लिए तो आप अलग अलग करके ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, अलग अलग करके सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका एग्जाम्पल आप खुद करो, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनियन इंटरसेक्शन लगाना मैं सिखा चुका हूँ, अब अप्लाई तो आपको करना है ना, तो आप इसे अप्लाई करो, देखो क्या दोनों इक्वल होते हैं, है ना। पहले तो आपको यही ट्रस्ट हो कि दोनों इक्वल होते हैं, तो कहीं ना कहीं कई कंडीशंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है।